Hello students, this video is for class 7th science, and in this video we are going to study chapter 14, that is winds, storms and cyclones. So in this video we are going to learn the difference between air and wind. इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंड और एयर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एयर प्रेशर एज वेल एज वी विल सी हाउ द एयर बिकम्स लाइटर एंड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू एवर रीड दिस पोएम हु हैज़ सीन द विंड. जैसा कि हम विंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट मी आस्क यू दिस, ये जो पोएम है हु हैज़ सीन द विंड, हैव यू एवर रेड अबाउट दिस पोएम? लेट मी रीड इट फॉर यू. हु हैज़ सीन द विंड. किसने हवा को देखा है? नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने ना तुमने. बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पेड़ों पे लटकी हुई पत्तियाँ ट्रेम्बलिंग हिलने लगती हैं, कपकपाने लगती हैं, द विंड इज़ पासिंग थ्रू, तब हमें पता चलता है कि हवा जो है वो हमारे पास से गुज़र रही है. हु हैज़ सीन द विंड. किसने हवा को देखा है? नाइदर यू नॉर आई, ना तो तुमने ना तो मैंने. बट लेकिन व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, लेकिन जब पेड़ अपने हेड को झुका लेते हैं, द विंड इज़ पासिंग बाय, तो हमें पता चलता है कि हवा बह रही है, गुज़र रही है. इसे क्रिस्टीना जी रोजेट ने लिखा है और कितनी सुंदर कविता है. और ये कविता, ये पोएम हमको बताती है कि हमें हवा दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है, और वी कैन फील द विंड ओनली, वी कैन नॉट सी. तो हम हवा को देख नहीं पाते हैं. तो लेट्स स्टडी अबाउट द विंड फर्दर, ताकि हमें पता चले कि विंड आखिर में होती क्या है. सो वॉट द विंड इज़. हवा क्या है? यू कैन से दैट विंड इज़ मूविंग एयर. You know that air is present around you, and when that air starts to move, when that air comes into the motion, then that moving air is known as wind. जैसा कि अभी भी आपके चारों ओर एयर प्रेजेंट है, ओके, और जब यही एयर मोशन में आ जाती है, when it starts to move, तब हम उस मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. तो क्योंकि विंड जो है वो एयर का ही डिफरेंट फॉर्म है, तो हम पहले एयर को पढ़ेंगे डिटेल में, व्हाट इज़ एयर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द विंड इज़ फॉर्म्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एयर. So air is all around us and is essential for breathing and survival of all living beings. आप जानते हैं कि एयर जो है वो हर जगह मौजूद होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे ब्रीदिंग के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए. यू नो वेरी वेल दैट विदाउट एयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ कैन नॉट सर्वाइव. बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. ओके, so now you can ask a question that, so what is air? So the answer is here. Air is a mixture of gases and some suspended particles that are present in the atmosphere. एक्चुअली में एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है. किस चीज़ का मिक्सचर है? गैसेस का. इसमें बहुत सारे टाइप्स की गैसेस जो होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और एयर बन जाता है. ठीक है, और एयर में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स, स्मोक वगैरह भी होते हैं. नाउ हियर यू कैन सी इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस होती है? येस, दिस इज़ नाइट्रोजन. इट इज़ नियर अबाउट 78% प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. एंड सेकेंड मोस्ट
important gas present in our atmosphere? It is oxygen. Yes, it is 21%. And you know that when we breathe the air, what does we take inside? हम क्या inhale करते हैं? कौन सी गैस? Yes, exactly, oxygen. We intake the oxygen from the air. That's very important. Oxygen is very important for our survival. Okay, and 1% of this has all other gases like argon and carbon dioxide. और इन्हीं mixture of gases में dust particles like you can see here and smokes वगैरह भी mix हो जाते हैं. तो एक्चुअली में आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाउ एयर इज़ इनविजिबल. यस राइट, एयर को हम देख नहीं सकते हैं. इट इज़ टेस्टलेस. यू कैन नॉट टेस्ट इट. इसका कोई टेस्ट नहीं होता है. अडरलेस. अगर एयर प्योर है, क्लीन है, तो इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, कोई महक भी नहीं होती है, कोई इसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें कोई स्मेल ऑडर नहीं होता है. ठीक है. Besides breathing, air is used for many more actions like moving a sailboat, flying a kite, running a windmill. Breathing के अलावा एयर बहुत और भी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू मूव अ सेल बोट. ये जो सेल बोट है, इसको हमें मूव करना होगा तो हमें विंड की ज़रूरत पड़ती है ना, एयर की ज़रूरत पड़ती है. जिस डायरेक्शन में विंड मूव करती है उसी डायरेक्शन में ये सेल बोट क्या करती है? मूव करती हैं और आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती हैं. ठीक है. फ्लाइंग के काइट, आपने पतंग ज़रूर उड़ाई होगी, तो आपने देखा होगा कि पतंग उड़ाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. एज वेल एज विंड मिल भी एयर से ही चलते हैं. सो यहाँ तक आपने देखा कि एयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए. लेकिन समटाइम्स एयर कॉज डिस्ट्रक्शन. लेकिन कभी कभी यही एयर हमारे लिए तबाही का रीज़न बन जाती है, डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. जब यही एयर बहुत ही फास्ट स्पीड में मूव करने लगती है और उस वजह से फास्ट मूविंग विंड की वजह से स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आते हैं. आपने बहुत सारे साइक्लोन्स का नाम सुना होगा और जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं. और ये जो स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स होते हैं, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को क्या कर देते हैं? गिरा पड़ा देते हैं एंड कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन. एंड इसको हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर या फिर नेचुरल कैलेमिटी. नाउ वी विल सी द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. क्या आपको पता है कि जो एयर आपके चारों ओर मौजूद है और आपको फील भी नहीं होता है, ये एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. ओके, प्रेशर एक्सर्ट करता है ये एयर. हाउ डज इट एक्सर्ट्स प्रेशर? लेट्स सी. You know that the molecules of the gases are very far from each other and they freely move here and there. आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और फ्री होते हैं फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से फ्री होते हैं, अट्रैक्टेड नहीं होते हैं. तो जब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स, तो ये रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में. दे मूव इन एनी डायरेक्शन. तो जब वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं. और इनके टकराने की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. So the air pressure occurs due to the collision of the molecules of gases present in the air. So जो हमारे चारों ओर एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर में प्रेजेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बॉडी से भी तो टकराते होंगे. दे हिट आवर बॉडी सरफेस ऑल्सो.
so they also exert pressure on our body as well. Okay, और आप सरफेस से जितना ऊपर जाते हैं उतना एयर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का वेट होगा, वो उनकी डेंसिटी होगी, वो कम होती जाएगी और एयर प्रेशर कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं, देन एयर का वेट जो है वो बढ़ता जाता है और इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। So the air surrounds us as an invisible force acting on us known as atmospheric pressure और air pressure। तो जो हमारे चारों ओर जो एयर है उसकी वजह से जो हमारे बॉडी पर फोर्स लग रहा है, या किसी भी चीज़ पर, हमारे ऊपर नहीं, जो इस हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ हैं, सारी चीज़ों पर एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो वो जो प्रेशर है जो प्रेशर है वो एयर के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि द एयर प्रेशर इज़ ड्यू टू कांस्टेंट कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग एयर पार्टिकल्स ऑन द बॉडी सरफेस। और एक बात और आपको याद रखनी है, दैट जो ये एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में ये इक्वल अमाउंट में एग्जर्ट होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो हर डायरेक्शन में बराबर होती है। वी एक्सपीरियंस एयर प्रेशर इन आवर डेली एक्टिविटीज़ टू। तो कुछ एग्जाम्पल से आप जो हैं वो एयर प्रेशर को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि व्हेन वी आर फ्लाइंग अ काइट फ्लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि पतंग किस डायरेक्शन में उड़ती है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, एयर मूव कर रही होती है ना। तो सपोज़ कि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल द काइट्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, है ना। इस डायरेक्शन में सारी पतंगें उड़ रही हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि विंड का डायरेक्शन इसमें क्या होगा। यस, जिस डायरेक्शन में पतंग मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में विंड भी मूव कर रही होगी, क्योंकि ये पतंग जो है वो विंड के ही फोर्स से क्या हो रही हैं, आगे की ओर मूव कर रही हैं, उड़ रही हैं, राइट। तो विंड जो है यहाँ पर देखिए प्रेशर एग्जर्ट कर रही है एक डायरेक्शन में, और इस प्रेशर की वजह से, फोर्स के ही वजह से ये पतंग जो है, ये सारी पतंग हवा में उड़ रही है। Secondly, it is difficult to drive a bicycle or a boat against the wind but easier in the direction of the wind। अगर कभी हवा बहुत तेज़ चल रही हो और आपने बाइसाइकिल राइड की हो तो आपने फील किया होगा कि जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाते होगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती होगी साइकिल को आगे राइड करने में, है ना। क्योंकि विंड जो है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी आप इस समय भी आप समझ सकते हैं कि कैसे एयर फोर्स यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है ना। एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, विंड का जो डायरेक्शन है वो इधर है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, विंड आपकी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, तो इसीलिए आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, तब जाके आगे बढ़ पाते हैं। और कभी कभी तो जब हवा बहुत तेज़ होती है तो आपकी साइकिल चलती ही नहीं है, राइट। और यहाँ पर सेल बोट भी आप देखते होंगे कि ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ही मूव करता है, अपोजिट मूव नहीं कर सकता है। और वहाँ भी सेलिंग द बोट में भी आप विंड के फोर्स को समझ सकते हैं। Now we'll see the air pressure in another example। यहाँ पर भी आप एयर प्रेशर को समझ सकते हैं। एयर प्रेशर इज़ यूज्ड व्हेन यू ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ। क्या कभी आपने जूस एक स्ट्रॉ से पिया है? तो जब आप जूस को या किसी भी लिक्विड को स्ट्रॉ से सकअप करते हो तो वहाँ पर भी एयर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सी हाउ, कैसे। व्हेन यू सक द स्ट्रॉ द एयर प्रेशर इनसाइड
इट रिड्यूसेस। देखिए जब आप स्ट्रॉ से कोई भी फ्लूइड सक अप करते हो तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप इस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होता है वो आप उसको सक कर लेते हो, है ना। तो जब इस पाइप में से हवा निकल जाती है तो हवा है ही नहीं उसके अंदर, तो एयर प्रेशर बहुत लो हो जाता है ना, लेस हो जाता है इस पाइप के अंदर। और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज़्यादा है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो स्ट्रॉ के बाहर जो एयर प्रेशर है वो क्या करेगा, वो इस लिक्विड को पुश करेगा, है ना। इट विल अप्लाई द फोर्स ओवर इट। तो पुश करने की वजह से, फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर एरिया से इस स्ट्रॉ के अंदर यानी कि लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा, और दैट्स हाउ यू विल ड्रिंक द जूस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाउ द एयर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now the next, it is due to the air pressure exerted by moving air that the leaves of trees, flags, banners flutter when the wind is blowing। जब हवा चलती है तो आप देखते हैं कि ट्रीज़ की जो पत्तियाँ होती हैं, फ्लैग्स, बैनर्स, ये सारे क्या होते हैं, फ्लटर करते हैं। और ये फ्लटरिंग जो होती है वो किस वजह से होती है, एयर प्रेशर की वजह से होती है। और आप एक डायरेक्शन में इन सारी चीज़ों को मूव करता हुआ देखते हैं, बेंड होता हुआ देखते हैं। Now we will come to the third point of this video, and this is the last. This point is saying air becomes lighter and expands on heating। जब आप हवा को गर्म करते हैं, जब आप हवा को, एयर को गर्म करते हैं तो ये लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है और एक्सपैंड करने लगती है ना। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है और इसमें भी एयर भरी हुई है, और ये बॉक्स है इसमें भी एयर भरी हुई है। तो जब हवा ठंडी होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और वहाँ पर जो है वो एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है ना। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसी जगह पे उतना ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और प्रेशर और फोर्स उतना ज़्यादा होगा। जब आप एयर को हीटअप करते हो तो क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं एयर में उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी। तो उस एनर्जी से वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू मूव फास्टर एंड फास्टर। और वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और जब मूव करने लगते हैं तो वहाँ से एक्सपैंड करने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। और जब दूर दूर जाने लगते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे कम हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उस प्लेस पे कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन कम होगा एंड एयर प्रेशर वहाँ पर कम होगा। इसीलिए जब हम एयर को गर्म करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी टेकअप करके फास्ट मूव करने लगते हैं और दूर दूर एक्सपैंड होने लगते हैं और हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। दे स्टार्ट टू राइज अप। On heating, the molecules of the hot air move farther away from each other and air becomes lighter। हीट करने पे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं और दूर दूर मूव करने लगते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है तो दूर दूर मूव करने लगते हैं, और इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। एंड देयरफॉर वार्म एयर इज़ ऑलवेज लाइटर देन कोल्ड एयर। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है, और हल्के होने की वजह से ऊपर उठती है, इट मूव्स अपवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एयर राइजेज, ऊपर जाती है, और क्योंकि ठंडी हवा हल्की होती है तो इट मूव्स डाउनवर्ड्स। दिस इज़ वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज एंड वेंटिलेटर्स आर मेड नियर द सीलिंग। इसीलिए आप देखते हैं स्मोक, क्योंकि स्मोक जो है वो हल्का गर्म होता है तो वो हल्का होता है तो वो ऊपर हमेशा उठता है। A heater placed on the floor heats the entire room as the warm air being light rises up, the pressure at the region decreases and the cold air rapidly takes its place। आप देखते होंगे अभी ठंड का सीज़न है, आपने देखा होगा कि हम जो रूम हीटर को नियर द फ्लोर, नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो जब नीचे की हवा उस रूम हीटर से गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है, और फिर वो पूरे आपके रूम को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और जब ठंडी हवा ऊपर जाएगी ना तो यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी, तो उसको फिलअप करने के लिए ठंडी हवा नीचे आएगी।
और ऐसा ही आप हॉट एयर बलून में भी देखते हैं। हॉट एयर बलून में देखिए यहाँ पर हीट अप किया जाता है एयर को जो इसके अंदर होती है। जब इस पैराशूट के अंदर की एयर जब हीट अप होती है तो हल्की हो जाती है और फिर ये पैराशूट जो होता है वो ऊपर उठने लगता है। और इसी वजह से हम अपने घरों में वेंटिलेटर्स बनाते हैं। वेंटिलेटर देखिए ऊपर की तरफ होता है, तो जब भी गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है और वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाती है। और जब वेंटिलेटर के थ्रू हवा बाहर निकल जाती है तो उस प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ठंडी हवा नीचे के विंडोज़ से आती है और इस तरीके से वेंटिलेशन हमारे रूम का या हाउस का होता रहता है और लगातार फ्रेश एयर जो है हमारे रूम में फ्लो करती रहती है। So that's all for this video. I hope you will understand and thank you. Have a nice day.